ने जब माननीय मदन लाल जी बोल रहे थे तो कहा कि मदन लाल जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी का शोक सभा हो। तो मैंने कहा क्योंकि शोक सभा तो है ही, बट डेमोक्रेसी का हत्या हुआ है दिल्ली के अंदर, तो शोक सभा ही था। और मुझे लगता है कि साथियों ने बड़े विस्तार तरीके से अपनी बातें रखी और उसमें काफी बहुत सारे पहलू कवर कर लिए। अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे अरुण जेटली जी का आज तक पे इंटरव्यू आ रहा था, उसमें उन्होंने पता नहीं कानून की ऐसी समझ है या क्या, लेकिन आज एक तरह से नंबर 2 है पूरे देश के अंदर और पढ़े लिखों में नंबर 1 है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि दिल्ली और पांडिचेरी और छत्तीसगढ़ सारे एक ही तरह से कहा, दे आर इन द सेम बास्केट। हाँ, नहीं सॉरी नहीं, पांडिचेरी, दिल्ली एंड चंडीगढ़। बड़ा अच्छा आपने करेक्ट कर दिया, नहीं तो वो सो दिल्ली और पांडिचेरी एंड चंडीगढ़ अगर एक तरह से हैं तो 69th अमेंडमेंट का क्या होगा? 239 AA का जो इंसर्शन हुआ संविधान के अंदर, उसका क्या होगा? उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के ये भी कह दिया साथ साथ में कि आम आदमी पार्टी की सरकार मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल एंड द वर्स्ट है। कुछ नहीं पूरा किया। अगर वो उनसे कोई पूछता कि भाई आपने क्या पूरा कर लिया, आपने कितनी चीजें पूरा कर ली, 15 लाख आ गया क्या, सिक्योरिटी देश में हो गई क्या, पाकिस्तान डर गया क्या, जम्मू कश्मीर शांत हो गया क्या, महिलाएं सुरक्षित हो गई क्या, हुआ क्या? जुमलेबाजी, डीडीसीए की जांच बंद होगी। इम्बोल्डेंड है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, जजमेंट से इम्बोल्डेंड है कि डीडीसीए की जांच तो बंद होगी। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया कि दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़ एक ही तरह से हैं, क्या फर्क है? इन शब्दों के साथ तो यह लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, भारत देश और प्रजातंत्र का इससे बड़ा मखौल नहीं उड़ा सकते। दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है हमें। एमएचए ने लास्ट ईयर 2015 में इन द मंथ ऑफ मई एक नोटिफिकेशन जारी किया। मुझे लगता है सबसे बड़ा, अगर कहें कि काला दिवस संवैधानिक प्रोविजंस को जिस तरह से सबवर्ट किया गया कि एक नोटिफिकेशन के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत कि भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी इन दोनों को जो जेल में भेजने की ताकत दिल्ली सरकार के पास थी, उसको कटेल करने का प्रयास किया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी भावना गौड़ ने बड़े अच्छे तरीके से रखा कि जब देश आजाद हुआ 1947 में और जब भारत का संविधान बना तो बकायदा ये शक्तियां, ये ताकत, ये पावर जनता को सौंपी गई। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में अभी बकायदा बड़े साफ शब्दों में कहा कि इस देश का मालिक जनता है, प्रजातंत्र है, जनतंत्र है। तो कोई अगर इस अकड़ में बैठ जाए कि हम मालिक हो गए तो उसका समाधान अगले चुनाव में हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कहा और बड़ा सटीक कहा कि जब हम चुन के आए थे हमें पता था कि हमारे पास पुलिस नहीं है, पब्लिक ऑर्डर नहीं है और लैंड नहीं है, लेकिन हमें यह पता था कि हमारे पास सर्विसेज है, हमें यह पता था कि हमारे पास एसी भी है, क्योंकि जिस प्लान पे हम जीत के आए वो प्लान तो यह था कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। लेकिन आते के साथ ही माननीय मोदी जी ने सबसे पहले ये काम किया, जीते और उसके तुरंत बाद ही एसीबी की ताकतों को उन्होंने कटेल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये क्यों किया गया?
और ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी? अध्यक्ष महोदय, अभी तक सरकारें चल रही थी दिल्ली के अंदर, तभी भाजपा के साथी कहते हैं कि अब तक जो सरकारें चल रही थी किस तरह से चल रही थी? अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और भाजपा के अंदर जो समन्वय है, जो उनकी समरसता है, वो बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की समरसता है। एक के पास दूसरे के सीक्रेट्स हैं और दूसरे के पास उसके सीक्रेट्स हैं। एक आज हो गया 2.5 साल हो गया माननीय मोदी जी को आए हुए, छाती पीट पीट के आए थे कि हम कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। 56 इंच का सीना दिखाया था, एक भी नहीं गया जेल में आज तक, जेल छोड़िए एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। तो ये इन दोनों के अंदर तो बहुत बहुत अच्छा चलता है कि भाई तुम अपने छुपाओ, हम अपने छुपाएंगे, तुम सुरक्षित रहो, हम सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए तब मुसीबत नहीं आई। लेकिन जब हमारी सरकार आई, जब हमारे विधायक आए, तो ये तो सर पे कफन बांध के आए कि हम तो वो सारे काम करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी अध्यक्ष महोदय यही इन्हीं कारणों से। अब हुआ क्या? माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा तरीके से कहा था कि पावर ऑफ वोट, जो दिल्ली की जनता पावर रखती है अपने वोट के जरिए, क्या छत्तीसगढ़ की जनता के वोट से वो कम पावर रखती है? और सौरभ ने बड़ा अच्छे तरीके से कहा कि भाई जो जनता आती है हमारे पास, वो ये सुनना नहीं चाहती कि तुम्हारे पास एमसीडी नहीं है, तुम्हारे पास पुलिस नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। अब तो एक और सुनाना पड़ेगा कि जी हमारे पास देखिए एलजी महोदय सरकार है, हम नया मुख्यमंत्री हुए हैं। तो बोले कि तुम चुन के क्यों आए थे, हमने क्यों तुम्हें वोट दिया? अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है? पैराडाइम शिफ्ट हुई है दिल्ली के अंदर। पहली बार कोई सरकार आई जिसने मूलभूत बदलाव करने का प्रयास किया। शिक्षा के अंदर जो क्रांति घट रही है, शिक्षा मंत्री यहां बैठे हैं, अस्पतालों के अंदर जो क्रांति घट रही है, मुझे लग रहा है कि ये बौखलाहट है, बेचैनी है कि इनके हाथों इतने काम हो गए तो क्या होगा। इतने काम हो रहे हैं, उससे बेचैनी है। बार बार कहा जाता है कि जी आप तो कहते हैं एक तरफ कि हमें काम नहीं करने दे रहे, दूसरी तरफ कहते हो कि हमसे शिक्षा में ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। आपके लाख कोशिशों के बावजूद हम इतना कर पा रहे हैं। अगर ना रोकते होते तो दिल्ली जन्नत बन गई होती। दिल्ली वासी आपको कोसेंगे और उनके श्राप से ना पंजाब जीतोगे ना गोवा जीतोगे। उनका श्राप लगेगा, उनके काम आपने रोके हैं। अध्यक्ष महोदय, गुजरात भी, और गुजरात जब गुजरात हारोगे तब मालूम पड़ेगा हुआ क्या, घटना कहां घटी। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में जब फाइनेंस मिनिस्टर की तरह उन्होंने अपने बजट को पेश किया था, पहली बार कहा था, मुझे नहीं लगता किसी इस देश के इतिहास में किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस तरह से अपने मैनिफेस्टो के बारे में कहा था हमारे लिए मैनिफेस्टो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। और साफ साफ शब्दों में दूसरी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा हमारे लिए मैनिफेस्टो जुमला है। तो जब जुमला और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में जब चर्चा होगी तो नेचुरल सी बात है, बौखलाहट तो होगी। लेकिन इस बौखलाहट को अगर उन्होंने दिशा नहीं दी तो जनता उनकी दशा खराब कर देगी। अध्यक्ष महोदय, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो करके जाती हैं उसको जनता याद रखती है। सरकारी स्कूलों में जो पीटीएम हुआ, सरकारी स्कूलों में जिस तरह से शिक्षा के स्तर पे जो परिवर्तन हो रहा है, मैं तो मुबारकबाद देता हूं शिक्षा मंत्री को कि मुझे आज सवेरे ही किसी ने बोला कि जी जो अभी आपने चुनौती शुरुआत की है वो एक ऐसा कदम है, क्योंकि उसमें हुआ क्या कि भाई पहचाना हमने कौन सा बच्चा कमजोर है, उसके लिए स्पेशल क्लास करेंगे। इस तरह की 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1-to-1 ट्रीटमेंट जब सरकार दे रही है तो जहां जहां ये बातें पहुंच रही हैं, इनको इसलिए चिंता है कि भाई तुम क्यों प्रचार करते हो, इतना क्यों प्रचार करते हो? अरे भाई हम प्रचार ही करते हैं तो क्या करें भाई, प्रचार के जरिए हम पहुंचाएंगे अपनी बातें। अब ये जिस तरह की माननीय मुख्यमंत्री कल गोवा में थे, गोवा में जो जिस तरह का उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहां जहां रिस्पॉन्स मिलता है बौखलाहट बढ़ जाती है। एकाध केस और
लेकिन इनको समझ में आना चाहिए कि हम तो कफन बांध के आए भाई, तुम केस करो, एफआईआर दर्ज करो, कुछ करो, हम तो जो करने आए करके रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, 12 लाख बच्चों के पेरेंट्स ने पीटीए में शिक्षा ली, पीटीए में भाग लिया। भारत बन कहां रहा है? स्कूलों में बन रहा है। जो मेरा दिल, मैं बहुत बार स्कूलों में जाता हूं, देखता हूं कि हो क्या रहा है। भारत बन रहा है स्कूलों में, और वहां किसकी नजर नहीं थी? शिक्षा के अंदर बदलाव जो हो रहा है, उससे जो देश को आगे फायदा पहुंचने वाला है, मुझे लगता है उससे बहुत बखलाहट है वाजपेयियों के अंदर। एक हमारी सरकार है, सारी की सारी, माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि वी आर लिटरली बॉदर्ड द मोस्ट अबाउट द पुअर, एंड आफ्टर दैट द मिडिल क्लास, एंड देन द रिच कम्स। और बड़े मजे की बात है कि जो जो काम हम पुअर के लिए कर रहे हैं, वो एक तरह से धनी को भी फायदा पहुंचा रहा है। कि जो डिवाइड है, जो डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, विच वॉज वाइडनिंग डे बाई डे, अगर वो कम नहीं होता है तो सबसे गरीब आदमी सबसे धनी आदमी को दुश्मन मानता है। आज जो गरीबी कम हो रही है, उससे धनी आदमी की जिंदगी भी सुरक्षित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है, कंक्लूड करिए सोमनाथ जी, कंक्लूड करिए प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपने भाषण में सारे शब्दों को, सारे सरकार की बातों को रखा, उससे बहुत बखलाहट है। 2-4 और अरेस्ट होने वाले हैं हम लोग। और ये चूंकि जब मैं कोर्ट के अंदर एक बार अपने 2009 के अंदर जब आरटीई पे आर्गुमेंट कर रहा था, मनीष जी, मैंने कहा था उस दिन कोर्ट के अंदर कि जो हलवाई अपना मिठाई खुद ना खा सके, वो मिठाई बेचने लायक नहीं है। वो शिक्षा का हाल था। मेरे ख्याल है कोई मुश्किल से ही सरकारी आदमी सोच पाता कि जी अपने बच्चों को हम वहां डालें। लेकिन जो काम हमारी सरकार कर रही है, आने वाले समय में मुझे लगता है एडमिशंस की लाइन यहां लगेगी सरकारी स्कूलों में। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अब कंक्लूड करिए सोमनाथ जी, कंक्लूड करिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जो चीजें सरकार ने अभी 50% इंक्रीज करके किया है मिनिमम वेजेस के अंदर, ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम है, इसके शब्दों में प्रशंसा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो पूरे से तो पूरे दिल्ली के अंदर 9,000 में क्या होगा, उसका भी परिवार है, उसके बच्चे हैं। इसके कारण जो पूरे देश में एक लहर फैली है कि गरीबों की सरकार, असली सरकार आम आदमी पार्टी की जो आई है, जब जब जिस जिस राज्य में मौका मिलेगा वहां उसको वोट मिलेगा, वहां उसकी सरकार बनेगी। धन्यवाद, धन्यवाद सोमनाथ जी, धन्यवाद। अब एक मिनट और अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों में 15 अगस्त के मौके पे उस वक्त वहां के काउंसलर भी थे। मैंने कहा, बड़े खुले दिल से कहा कि भाई दिल्ली के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, सबसे टॉप पे सांसद है, फिर विधायक आता है, फिर काउंसलर आता है। मैंने एक ओपन चैलेंज दिया कि सांसद डीडीए और पुलिस संभाल ले, विधायक पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड संभाल ले, और बाकी काम काउंसलर संभाल ले। इतना सुनते के साथ वो भाग गए। भाई आपने जनता की सेवा करनी है कि अपनी राजनीति करनी है? इनका मन काम करने का नहीं है अध्यक्ष महोदय। लेकिन जो कुछ भी काउंसलर, वो शैलेंद्र सिंह मोंटी इनके चेयरमैन है आजकल। अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन पढ़ूंगा जो एक जजमेंट से है, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। कोर्ट में अध्यक्ष महोदय, इनको कोर्ट की बड़ी चिंता है। अब कोर्ट में क्या बताता हूं आप देखिए। सोमनाथ जी अब कंक्लूड करें प्लीज। 239A विजेंद्र जी, सोमनाथ जी कंक्लूड बता रहा हूं, कंक्लूड करिए प्लीज सोमनाथ जी। वही बता रहा हूं। 239A का जो इंटरप्रिटेशन है, हाई कोर्ट ने एक तरीके से दिया है। भाई हाई कोर्ट से असहमत हैं, उनका मान करते हैं, आदर करते हैं। इसी संविधान के अंतर्गत, जिसको बार बार रेफर करते रहते हो, उसके अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां देखें क्या होता है। जिस तरह से आपको लेफ्ट राइट सेंटर पड़ा है इस वक्त अरुणाचल और उत्तराखंड के मामले में, आप अपनी देखिए, हम अपना देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, सेंटर पड़ा अध्यक्ष महोदय, 2 जजमेंट्स में आई जस्ट रीड आउट, क्योंकि और ये जजमेंट्स हैं यूनियन टेरिटरीज को लेकर के।
अगर यूनियन टेरिटरीज के इतने पावर दे रखे हैं कोर्ट्स ने, तो सोचें कि अगर यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेटर को क्या पावर होगा। इसमें लिखा है, दो द यूनियन टेरिटरीज आर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, दे डू नॉट बिकम मर्ज्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी स्टेट and it are the territories of the union. The union territories do not entirely lose their existence as an entity, even though large control is exercised by the central government. Union territories are centrally administered, but they retain their independent entity. अगर ये इस तरह के विचार ऑनरेबल कोर्ट्स के एक यूनियन टेरिटरी को लेकर के, जब हम माननीय उच्च न्यायालय के आगे जाएंगे, उच्चतम न्यायालय के आगे जाएंगे, तो जब अपनी बात रखेंगे, जनता हमें चुन के भेजती है, काम कराने के लिए भेजती है, और इस तरह की स्थिति पैदा करके करना क्या चाह रहे हैं? ये वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। कांग्रेस भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब तक ये दोनों जहां रहेंगे तब तक कोई मुसीबत नहीं आएगी। हस्बैंड वाइफ ने कह दिया पहले। तो ये मुसीबत तब आएगी जब हमारी यही सरकार आएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ इन भाव से कि जी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे हम जाएंगे तो मुझे लगता है वहां हमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलका लांबा जी।